अब ये जो प्रिज्म दिया हुआ है इसके 3 फेसेस हैं, क्योंकि प्रिज्म जो होती है बेटा 3 जो है वो फेसेस होते हैं। एक फेस ये है ABCD, ये फेस है जो आपके सामने। एक फेस ये है इस तरह से बेटा, ये फेस जो होता है ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, और ये जो फेस है ये आप देख सकते हैं ये जो है ये पैरेलल टू द जेड एक्सिस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2 फेसेस इसके, एक पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है और दूसरा पैरेलल टू द जेड एक्सिस है। लेकिन जो तीसरा ये जो फेस है ये न एक्स एक्सिस से पैरेलल है, न जेड एक्सिस से पैरेलल है, और न ही वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है। ये जो होता है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ एंगल जो बनाता है ये 45 डिग्री बनाता है। ये एंगल जो होती है ये 45 डिग्री है, और ये एंगल जो है ये भी 45 डिग्री है। अब पूछा गया है कि इस प्रिज्म में से कितना फ्लक्स गुजरता है बेटा। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म shown in the diagram if the flux density is 2 Tesla along its axis। अब देखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड आप देखते हो तो ये हमारे पास है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब है कि ये जो फेस है ये मैग्नेटिक फील्ड इस फेस के साथ पैरेलल। अगर इस फेस के साथ ये पैरेलल होती है, ये जो फेस होता है इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगी, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और ये जो इसका फेस है ये भी किस तरफ है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो आप कहोगे कि इस फेस से जो फ्लक्स होता है ये 0 होगा, क्योंकि जब प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल होते हैं तो फ्लक्स 0 होता है। अब ये फेस देख लें, ये जो दूसरे वाला फेस है इसको आप देख लें, ये वाला, ये जो होता है बेटा ये पैरेलल टू द जेड एक्सिस है। जो पैरेलल टू द जेड एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस होगा। जाहिर सी बात है जो जेड एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर होता है और वाई एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फेस परपेंडिकुलर है विथ द मैग्नेटिक फील्ड, और जब प्लेन परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। तो फ्लक्स 2 हो जाएगा इज इक्वल टू बी डेल्टा ए, यहाँ पे बी है बेटा 2 टेस्ला, और इस फेस की जो एरिया होगी बेटा आप देख सकते हैं बेटा इस फेस की लेंथ 30 सेंटीमीटर है, और ये जो हिस्सा है ये कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 30 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस फेस से फ्लक्स, इस फेस से फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब ये तीसरा फेस है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास है बेटा तीसरा फेस, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये जो होता है बेटा ये फेस ये न पैरेलल है और न परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सी एंगल बनाता है, 45 डिग्री। अब पता कैसे लगा 45 का, इसलिए कि बेटा ये 40 सेंटीमीटर है तो ये भी 40 सेंटीमीटर होगी। जब साइड्स इक्वल होती है तो इसके साथ जो एंगल होगी इस तरह से ये कौन सी हो जाएगी, 45 की होगी। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर, एंगल होगी 45। तो फ्लक्स 3 जो होगा इज इक्वल टू होगा बी डेल्टा ए, और ये हो जाएगा cos 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एरिया होगी 40 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू cos 45 बेटा 0.707, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फ्लक्स को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों फ्लक्स को आपस में
आप सम करोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि इसमें से टोटल फिलअप्स जो है वो कितना आ जाता है। तो टोटल जो फिलअप्स होता है बेटा वो होता है फिलअप्स 1 प्लस फिलअप्स 2 और ये हो जाता है फिलअप्स 3 बेटा। कल मैंने शायद भेजा था, उसमें कास्ट की वैल्यू जो है वो रह गई थी। कल मैंने जो आपके ग्रुप के अंदर पीडीएफ भेजा था उसमें शायद मुझसे जो है वो कास्ट 45 की जो वैल्यू है वो मैंने नहीं लिखी। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि कास्ट 45 होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.707 होती है। तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और फार्मूला भी है जो आपके बुक की एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वो फार्मूला जो है वो भी आपके बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन बुक की एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है वो उसमें ये यूज हुआ है। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो उनके दरमियान फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो उसका फार्मूला कौन सा होता है। तो फार्मूले को डिस्कस करते हैं बेटा। फोर्स, ये हम टॉपिक पढ़ चुके हैं बेटा। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के दरमियान जो होती है वो फोर्स होती है बेटा। ठीक है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा। सपोज करें एक हमारे पास कंडक्टर है बेटा। ये बात तो हम पढ़ चुके हैं कि दो कंडक्टर्स अगर करंट सेम डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये कंडक्टर है और ये इसकी आप कह लें कि ये इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कंडक्टर, और ये आप कह लें कि ये इसकी जो होती है वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है और इस के अंदर मैंने करंट 1 किया हुआ है, तो आप कहेंगे कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये भी 1 होगी बेटा। तो ये इस तरह से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 1 है। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड B1। ठीक है, अब इसके अंदर हम दूसरा कंडक्टर रखते हैं बेटा। इसके अंदर एक दूसरा कंडक्टर रखते हैं बेटा। ये जो दूसरा कंडक्टर है बेटा ये फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा है, और इसमें भी करंट में अपवर्ड बना रहा हूं, लेकिन अगर मैं करंट डाउनवर्ड बनाऊंगा तो भी फार्मूले पे कोई फर्क नहीं होगा। फार्मूला दोनों के लिए सेम होगा। अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो भी फार्मूला वही होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो भी फार्मूला वही होगा। फर्क ये होगा कि सेम डायरेक्शन वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन वाले एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं R। ठीक है, अब होगा ये कि इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये कंडक्टर इस कंडक्टर को अट्रैक्ट करेगा, और ये कंडक्टर, इसकी मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाई, ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड को इस कंडक्टर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और ये म्यूचुअल फोर्स होगी। जितनी फोर्स कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 के ऊपर लगाएगा उतनी फोर्स कंडक्टर 2 कंडक्टर 1 के ऊपर लगाएगा। दोनों कंडक्टर्स में जो फोर्स लगेगी वो इक्वल फोर्स लगेगी। अब हम एक ही कैलकुलेट करते हैं कि फोर्स ऑफ कंडक्टर 1 ऑन 2। ठीक है, अब देखें ये जो होगी बेटा इसके ऊपर फोर्स ऑन 2 सिंपली कर दें। देखें बेटा ये कंडक्टर जो होता है ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, फर्स्ट कंडक्टर के।
तो ये हो जाएगा B1 और I2 L साइन थीटा। देखिए बेटा, मैंने B1 क्यों लिखा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, कंडक्टर 1 की है। और I2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो हमने फार्मूला पढ़ा था ना कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो फार्मूला होता है BIL साइन थीटा। तो B वो होती है जो वहां पे प्रेजेंट है, और I वो होता है जो कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। अब हम किसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कंडक्टर 2 पे, तो यहाँ पे I कौन सा रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से। और B1 स्ट्रेट कंडक्टर है, तो स्ट्रेट कंडक्टर की B1 होगी म्यू नॉट I1 अपान 2πr इंटू हो जाएगा I2L साइन थीटा। तो ये आ गया फोर्स ऑन 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2L साइन थीटा अपान 2πr। तो इसी तरह से अगर आप F1 करोगे तो F1 भी वही होगी I1 I2L साइन थीटा अपान 2πr। ठीक है, ये फार्मूला भी एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है कि जब दो कंडक्टर्स आपस में क्लोज होते हैं, और इसी से आती है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। जो 1 एम्पियर करंट होता है उसकी डेफिनेशन जो होती है वो इस फार्मूले में आती है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा जो इसका सेक्शन वो होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए बेटा, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 1819 को हम कहते हैं बर्थ ईयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 1819 के अंदर ये बात डिस्कवर हुई कि जब किसी भी चीज से करंट गुजरता है तो वो चीज मैग्नेट बन जाती है। तो जैसे ही ये डिस्कवरी सामने आई कि करंट के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, कि जब करंट किसी चीज से गुजरता है तो उस चीज को मैग्नेट बना देता है, ठीक है। तो उसी दौरान साइंटिस्टों ने ये सोचना शुरू किया कि अगर करंट की वजह से चीजें मैग्नेट बनती हैं तो मैग्नेट की वजह से चीजों में करंट भी बनना चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक अपोजिट प्रोसेस जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे नेचर के अंदर साइमेट्री होती है, तो नेचर की साइमेट्री की वजह से ये सोचा जाने लगा कि अगर करंट की वजह से चीजें मैग्नेट बनती है तो मैग्नेट की वजह से चीजों में करंट भी बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस मौजूद हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसका रिवर्स प्रोसेस है एक्सरेज, ठीक है। तो हर प्रोसेस का एक रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इसी की बुनियाद पे ये सोचा जाने लगा कि अगर करंट की वजह से मैग्नेट बनते हैं तो मैग्नेट की वजह से करंट भी बनते होंगे। इसके लिए कोशिशें शुरू की गई और तकरीबन 10-12 साल के बाद ये डिस्कवर हुआ कि मैग्नेट की वजह से भी करंट बनता है। तो जब मैग्नेट की वजह से करंट बनता है तो उसकी जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मैग्नेट की वजह से हम जो मैग्नेट की वजह से कंडक्टर के अंदर करंट जो होता है वो किस तरह से बनता है। अब इसमें पहले दो चीजें समझे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन करते हैं। सपोज करें एक कॉइल है, सपोज करें ये हमारे पास एक कॉइल है जिसको हम कहते हैं सोलिनॉइड। हम पढ़ के आए बेटा, ये सोलिनॉइड की तरह ये कॉइल है। ये एक हमारे पास कॉइल है बेटा जो सोलिनॉइड ही समझे। अब अगर इसके साइड में हम एक
फेल होता है, लाइट है जब तो। देखिए बेटा, इस तरह से अगर हम करते हैं, सपोज करें बेटा हमारे पास इस तरह से कॉइल है। अगर हमारे पास एक कॉइल है और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है, अब इसके अंदर हम करंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। सपोज करें इसके साइड में हमने एक मैग्नेट लिया। मैग्नेट के अंदर सपोज करें ये इसका नॉर्थ साउथ जो है वो पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब ये मैग्नेट किसके जो है वो करीब है बेटा? इस कॉइल के करीब है। इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बेटा। रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल बेटा। अगर मैग्नेट और कॉइल के दरमियान किसी भी किस्म की रिलेटिव मोशन नहीं है, मैग्नेट भी स्टेशनरी है या कॉइल भी स्टेशनरी है या दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो हम कहते हैं देयर इज नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मकसद ये है कि अगर दो चीजें एक साथ पड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल दो बंदे साथ खड़े हैं, अगर उन दोनों को ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के हिसाब से मूव नहीं कर रहे, तो हम कहते हैं कि उनके दरमियान रिलेटिव मोशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग भी बैठे हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो न मुझे लगता है कि आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, न आपको लगता है कि मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो हम कहेंगे कि हमारे दरमियान कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मूव करूँ तो आपको लगेगा कि मैं आपके हिसाब से पोजीशन तब्दील कर रहा हूँ, तो आप कहोगे कि देयर इज रिलेटिव मोशन। या ऐसा भी हो सकता है कि जब दो बंदे एक ही रफ्तार से जा रहे हो, तो एक्चुअली तो वो मूव कर रहे होते हैं, वो सराउंडिंग के लिए तो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो साथ जा रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के लिए पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। तो जब दो चीजें सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही होती हैं, तो भी हम कहते हैं देयर इज नो रिलेटिव मोशन, कि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरह से कॉइल को और मैग्नेट को रेस्ट में रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस कॉइल के अंदर गैल्वानोमीटर लगाते हैं, क्योंकि हमें कॉइल के अंदर देखना है कि इस मैग्नेट की वजह से करंट बनता है या नहीं बनता। अगर किसी भी मैग्नेट और कॉइल के दरमियान रिलेटिव मोशन नहीं है, कॉइल के अंदर गैल्वानोमीटर हमने लगा दिया और इसका फिलक्स अभी इससे गुजर रहा है बेटा, इस तरह से। ऐसा नहीं है कि कॉइल और मैग्नेट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इससे गुजर रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कोई भी करंट नहीं बनता। अगर किसी भी कॉइल के करीब कोई भी मैग्नेट रख देंगे और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मैग्नेट के दरमियान और कॉइल के दरमियान कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि इस कॉइल के अंदर किसी भी किस्म का करंट नहीं बनता। ठीक है, तो पहली बात जो आपने समझनी है वो ये समझनी है कि अगर कॉइल के दरमियान और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इस कॉइल के अंदर कोई भी करंट नहीं बनेगा। आप कहोगे कि नो करंट इज इंड्यूस्ड, नो करंट इज इंड्यूस्ड व्हेन फ्लक्स थ्रू
कॉइल इज कांस्टेंट बेटा। देखिए बेटा, इस कॉइल के अंदर फ्लक्स कांस्टेंट होगा। अगर इसकी 3 लाइनें हैं तो ये 3 लाइनें इसके अंदर से गुजर रही है, न ये लाइनें इंक्रीज हो रही है और न लाइनें ये डिक्रीज हो रही है। तो आप कहोगे कि जब किसी भी किस्म की या तो आप इसको मैग्नेट को इस तरह से मूव करवाएं, या मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को मूव करवाएं, या दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव करवाएं। ठीक है, इस मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को इस तरह से मूव करवाएं, या कॉइल को स्टेशनरी रख के इसको मूव करवाएं, रिलेटिव मोशन हो। ठीक है, तो आप देखोगे कि इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। अगर वही कॉइल है और वही मैग्नेट है, दोनों एक साथ पड़े हुए हैं, तो इस मैग्नेट की वजह से कॉइल में कोई भी करंट नहीं बनता। लेकिन उसी कॉइल और उसी मैग्नेट के दरमियान अगर रिलेटिव मोशन है, तो आप देखोगे कि इस कॉइल के अंदर करंट बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वही मैग्नेट होता है, वही कॉइल होती है, जब वो स्टेशनरी होते हैं और उसके अंदर फ्लक्स कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे जब ये मूव करेंगे तो फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा बेटा। अगर ये मैग्नेट फॉरवर्ड मूव करेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा बेटा, अगर मैग्नेट फॉरवर्ड मूव करेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर मैग्नेट बैकवर्ड मूव करेगा तो फ्लक्स कम होगा। इसी तरह से अगर कॉइल फॉरवर्ड मूव करेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, अगर इस तरह से मूव करेगी तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो जब देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, या दोनों मूव करें, दोनों एक दूसरे की तरफ आए या दोनों एक दूसरे से अवे जाए, तो जब रिलेटिव मोशन होती है बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट तो फ्लक्स चेंज होता है, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो यहाँ पे करंट बन जाता है। गैल्वानोमीटर बताता है कि करंट बनता है, गैल्वानोमीटर बताता है कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो करंट नहीं बनता, लेकिन अगर रिलेटिव मोशन है तो करंट बन जाता है। ठीक है, अब जब रिलेटिव मोशन नहीं होती तो फ्लक्स कांस्टेंट होता है, जब रिलेटिव मोशन होती है तो फ्लक्स क्या होता है, चेंजिंग होता है। तो जब किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है, जब किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। ऐसी फिनोमिना जिसमें किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो ऐसी जो फिनोमिना होती है उस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम ये पढ़ेंगे
कि किस तरह से चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है, उसके क्यों होती है, रेस्ट में क्यों नहीं होती, उसके रीजंस आगे डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मकसद होता है, आप इसकी अब डेफिनेशन बना सकते हैं। इसके अंदर करंट is induced due to relative motion between coil and magnet। कॉइल और मैग्नेट की रिलेटिव मोशन की वजह से बनता है। ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन फ्लक्स चेंजेस एंड इन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। क्योंकि करंट हमेशा ईएमएफ की वजह से होता है, ऐसे करंट को और ऐसी ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। तो ये जो स्टडी होती है, आप इसको कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स, change of flux is called electromagnetic induction, electromagnetic induction। तो आप कह सकते हैं कि ये जो होती है कि स्टडी ऑफ इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो करंट इंड्यूस होता है वो फ्लक्स की वजह से नहीं होता, जो करंट इंड्यूस होता है वो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से होता है। जब किसी भी कॉइल के अंदर आप फ्लक्स चेंज करते हो तो उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है, लेकिन जब किसी भी कॉइल के अंदर आप फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हो या फ्लक्स किसी भी कॉइल के अंदर चेंज नहीं होता तो उसमें करंट इंड्यूस नहीं होता। यहाँ पे एक टर्म आता है फ्लक्स लिंकेज। तो ये फ्लक्स लिंकेज क्या होता है बेटा? फ्लक्स लिंकेज बेटा होता है जिसको हम कहते हैं N इंटू फाइव। अगर एक कॉइल है बेटा, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है लेकिन उसके साइड में जो मैग्नेट है वो स्ट्रांग है, तो बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है लेकिन फ्लक्स ज्यादा है, तो हम कहेंगे फ्लक्स लिंकेज ज्यादा है। अब अगर ये एक कॉइल है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम है लेकिन कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ठीक है, तो भी अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, फिर भले ये फ्लक्स कम है तो भी हम कहते हैं कि फ्लक्स लिंकेज क्या होती है? ज्यादा। फ्लक्स लिंकेज का मकसद है नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय उन टर्न्स से फ्लक्स कितना गुजरता है। अगर किसी भी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और उसमें ज्यादा फ्लक्स गुजर रहा है, हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज ज्यादा है। अगर किसी भी कॉइल में से नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स की प्रोडक्ट कम है तो हम कहेंगे कि उसमें फ्लक्स लिंकेज कम है। और फ्लक्स लिंकेज डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर कॉइल और मैग्नेट को क्लोज रखेंगे, कॉइल और मैग्नेट को क्लोज रखेंगे तो ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा। कॉइल और मैग्नेट को दूर रखेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो इसका फ्लक्स जो इससे पास होगा ये कम होगा। फ्लक्स लिंकेज आल्सो डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज होता है। आज हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, जिसके अंदर हमने ये बात पढ़ी है कि 1819 के अंदर जब ये बात डिस्कवर हुई कि करंट की वजह से चीजें मैग्नेट होती है, तो उसी वक्त साइंटिस्टों ने ये कोशिश शुरू करना जो कर दी कि किसी भी मैग्नेट की वजह से कंडक्टर्स में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो
अगर किसी भी कॉइल के अंदर फिलिप्स को कांस्टेंट रखेंगे तो किसी भी किस्म का करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी कॉइल के अंदर फिलिप्स चेंज होगा, ठीक है, किसी भी कॉइल के अंदर अगर फिलिप्स चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ और करंट बन जाता है। तो ऐसी फिनोमिना जिसमें किसी भी कॉइल के अंदर फिलिप्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो, करंट बन जाए, तो ऐसी फिनोमिना जो होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक टर्म आता है फिलिप्स लिंकेज। फिलिप्स लिंकेज का मकसद है जब किसी भी कॉइल के साथ हम मैग्नेट रखते हैं तो उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फिलिप्स और नंबर ऑफ टर्न्स की जो प्रोडक्ट होती है उसको हम कहते हैं फिलिप्स लिंकेज। अगर नंबर ऑफ टर्न्स और फिलिप्स की प्रोडक्ट ज्यादा होती है हम कहते हैं फिलिप्स लिंकेज ज्यादा है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स और फिलिप्स की प्रोडक्ट कम है तो हम कहते हैं फिलिप्स लिंकेज कम है। अब इस फिलिप्स लिंकेज का क्या काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं, ठीक है।